तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल की जो कहानी सुनाई और इस वक्त बहुत सारे लोगों के मेल भी आए उस कहानी को लेकर, उसके फॉलोअप को लेकर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। और कमाल ये है कि इस केस को लेकर लखनऊ पुलिस का जो शुरुआत में रवैया था, अब जिस तरीके से एक एक कर नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। पबजी गेम के पीछे का कोई और खेल है, क्या कहानी है, क्या सच्चाई है, आज सारी चीज़ें कोशिश करूंगा आपके सामने रखने की, जितना मैं बता सकता हूं। क्योंकि कुछ चीज़ें जो मालूम हैं लेकिन जब तक रिकॉर्ड पे ऑफिशियल ना आ जाए तो वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ किरदार के भी नाम सामने आए और कल जो मैंने कहा था एक नाम भी आज आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ। साइबर क्राइम के बारे में आप सबको पता है, साइबर क्राइम कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं। पुराने दौर में बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरह के क्राइम होते थे, लेकिन आजकल साइबर क्राइम सबसे बड़ा थ्रेट है। तो ये किसी की भी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है, ख़ास तौर पर जो साइबर क्राइम क्रिमिनल के जो निशाने पर है। आम लोग मुजरिम तो होते ही हैं, पुलिस भी होती है, और अगर गलती से मुंबई पुलिस ही साइबर क्रिमिनल के निशाने पर हो तो फिर ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए किसी स्पेशल टीम की ज़रूरत पड़ती है। और साइबर क्राइम को ख़त्म करने के मिशन पर मुंबई साइबर सेल की एक ऐसी टीम बनती है जिसके एसीपी होते हैं आकाश मलिक। ये असली कहानी नहीं है, एक पूरी सीरीज़ है। और आकाश मलिक जिनका किरदार निभाया है मोहित मलिक ने। तो मोहित मलिक एसीपी आकाश मलिक बने हैं और इनकी मुलाकात होती है अनन्या सैनी से, जो कि सनाया ईरानी अनन्या सैनी के किरदार को निभा रही हैं। अनन्या दरअसल में एक एथिकल हैकर है और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी, जो मुंबई पुलिस के सर्वर को किसी तरह मेलवेयर अटैक से बचाती है। लेकिन अनन्या के टैलेंट से टकराते हैं एसीपी आकाश मलिक। डिजिटल वर्ल्ड में आपका कोई भी सीक्रेट नहीं होता, ये सभी जानते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको देख रहा होता है। कोई कौन है? तो ये कोई कौन है? ये साइबर क्रिमिनल जिनका कोई चेहरा नहीं होता, दूर दराज कहीं भी बैठे हों, पता नहीं आपको कब आपके साथ कोई वारदात कर जाए। तो एक वेब सीरीज़ है साइबर वॉर, हर स्क्रीन क्राइम सीन। इसमें डिजिटल क्राइम के डार्क वर्ल्ड में मौजूद इन साइबर क्रिमिनल्स को बेनकाब किया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इस सीरीज़ को वूट ऐप पर फ्री देख सकते हैं। तो साइबर वॉर एक डिजिटल सीरीज़ वूट ऐप पर फ्री, बिल्कुल आप इसे देखें और देखने के बाद बताइए कि क्या लगा, कैसा लगा। तो ये तो आपको जानकारी देनी थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कल में जो मैंने कहानी आपको सुनाई पबजी में, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। आज सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं। कुछ बड़ी बेचैन करने वाली चीज़ें सामने आई। इसे सैटरडे ऑब्लिक संडे की मॉर्निंग लगभग 2 बजे 2 से 3 के बीच में जब इसने गोली मारकर उसकी हत्या किया, तो इंस्टेंट डेथ उसकी नहीं हुई थी उस समय। और कई घंटों तक वो महिला जो है वो जिंदा थी। और ये हर घंटे ये जाता था देखने कि ये जिंदा है या इसकी डेथ हो गई है, मदर की डेथ हो गई है। और ये लगभग अगले दिन, उसका ऐसा कहना था कि अगले दिन लगभग 12 बजे के आसपास उनकी डेथ हुई है। तो ये कंटिन्यूअस 6-7 घंटे वो जो है वो जिंदा थी, मतलब बेड रिडन थी ऑब्वियसली, क्योंकि गोली लगी हुई थी तो कहीं हिल डुल नहीं सकती थी, बट शी वॉज अलाइव। 8 घंटे तक वो जिंदा रही। तो जान बच सकती थी अगर कुछ, अगर समय से मेडिकल एड मिलती तो जरूर जान बचाई जा सकती थी। ये जो अभी वीडियो आपने देखा, ये लखनऊ के एडिशनल डीसीपी हैं कासिम आब्दी, उन्होंने बताया। तो इस वीडियो को सुनकर आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि शुरुआत मैं किस चीज़ से करने जा रहा हूँ। 4 और 5 जून की दरमियानी रात थी, यानी सैटरडे और संडे। और जो नाबालिग लड़के ने बताया उसके हिसाब से वक्त रात से 2 के 3 करीब उसने अपने फादर के लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी थी। और अब ये बेहद मतलब एक डरावना और बेचैन करने वाला ये खुलासा पुलिस की तरफ से, क्योंकि इस लड़के ने शुरू में कुछ और स्टेटमेंट दिया, बाद में फिर पुलिस ने इसको अलग तरीके से ग्रिल किया, पूछा तो उसने बहुत सारी नई चीज़ें बताई। तो इसके हिसाब से गोली मारने के बाद ये अपनी छोटी बहन को लेकर दूसरे कमरे में गया, लेकिन बेचैन था वो। गोली सिर्फ एक मारी थी। अब उसे लगा कि पता नहीं से एक गोली में माँ मरी कि नहीं मरी।
थोड़ी देर तक कमरे में रहा, फिर वापस आया माँ के कमरे में जहाँ उसने गोली मारी थी। आकर वो नब्ज़ टटोलता और नाक पे उंगली रखता और देखता कि सांसें चल रही हैं कि नहीं। इसके बाद वापस जाता कमरे में, फिर थोड़ी देर के बाद आता, और इस तरीके से अगले दिन यानी कि संडे को दोपहर तक ये कई बार, लगभग हर घंटे एक बार में ये जाता माँ के पास और उसकी नब्ज़ टटोलता और सांसें चेक करता कि मरी कि नहीं मरी। हालांकि बीच में उसने ये भी कहा कि उसे ख्याल आया कि नहीं मरी, सांसें चल रही हैं तो एक गोली और मार दें, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसने दोबारा गोली नहीं मारी। बट वो ये देखने के लिए बार बार जाता रहा कि सांसें चल रही हैं या नहीं। और अगले दिन दोपहर को, करीब दोपहर 12 बजे के दरमियान आसपास, जब वो आखिरी बार गया चेक करने, तब उसने देखा कि अब सांसें नहीं चल रही हैं, न नब्ज़ न नाक के पास उंगली रखा, तब भी उसे कुछ एहसास हुआ। तब उसे यकीन हो गया कि अब उसकी माँ मर चुकी है। इसके बाद फिर उसने टटोलने या नब्ज़ देखने के लिए दोबारा कमरे के अंदर नहीं गया। एक नाबालिग बेटा इतनी बार कमरे में जा कर ये देख रहा है कि माँ की धड़कन चल रही है कि नहीं, सांसें चल रही हैं कि नहीं, नब्ज़ अब भी है कि नहीं, और फिर कहीं जाकर तब सुकून मिलता उसको जब उसे पता चलता है कि माँ मर चुकी है। पुलिस के हिसाब से इस घर से पीजीआई हॉस्पिटल की दूरी करीब 2 किलोमीटर थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो गोली लगी वो गोली सर को आर पार निकल गई, मतलब गोली बेहद करीब से मारी थी, तो इसलिए जिधर से मारी और सर की दूसरी तरफ निकल गई। पुलिस का कहना है कि 8 घंटे तक लगभग वो नींद बेहोशी या बेहोशी की हालत में या कोमा के सिचुएशन में होगी साधना, लेकिन जिंदा थी। और डॉक्टरों का कहना है कि गोली चूँकि आर पार हो गई थी, तो हो सकता था अगर उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले आते तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी और वो बच जाती अगर वक्त पर ले जाते। लेकिन 7-8 घंटे खून का बहना, यूं ही पड़े रहना, इसके बाद बचने की गुंजाइश कम थी। तो अगर वक्त पे गोली मारने के बावजूद ले जाते तो शायद वो बच जाती। और पुलिस का ये भी कहना है कि उस बच्चे ने ये भी कहा कि कुछ घंटे जब गुजरे तो उसे लगा कि उसने क्या किया है। फिर वो ये भी चाहता था कि किसी को पता चल जाए कि माँ को गोली लगी है और वो माँ को अस्पताल ले जाए, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई कि किसी को बताए कि गोली लगी है, माँ यहाँ पे ज़ख्मी पड़ी है, अब भी सांसें चल रही हैं। तो इस उधेड़बुन में था कि शायद किसी को पता चले और वो उसको ले जाए हॉस्पिटल, लेकिन न उसने किसी को बताया और इस राज को राज रखा। 7-8 घंटे बीत गए और आखिरकार उसकी माँ की मौत हो गई। तो ये तो पहली चीज़ है जो सामने आई। दूसरा खुलासा जो हुआ वो एक और अजीब है, इसकी इसको पता नहीं किस मोड़ पे ले जाए। गोली चलाने के बाद जब उसकी बहन डर गई, वो अपनी बहन को दूसरे कमरे में ले गया, थोड़ी देर तक कमरे में रहा, फिर बाहर निकला, माँ की नब्ज़ टटोली और इसके बाद वो रात को घर से बाहर निकल गया। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि देर रात 2-3 बजे का वक्त और एक 16 साल का बच्चा घर में, जस्ट अभी माँ को गोली मारी है, 10 साल की बहन जो है उसके घर में है, और वो अपनी बहन को बंद करके बाहर से दरवाजे पे ताला लगाकर चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद आया। अब सवाल ये है कि वो उस रात 2 बजे के बाद किससे मिलने गया था। जो भी था शायद इस कत्ल का राजदार हो। अब यहाँ ये भी कि ये बात कैसे पता चली कि वो घर के बाहर गया, क्योंकि उसने पुलिस तक तो ये बात की नहीं। तो ये खुलासा हुआ वो 10 साल की मासूम बच्ची से, चूँकि पुलिस ने उससे भी बड़े मासूमियत से पूछताछ की। फिर उस बच्ची को उसकी नानी ले गई, साधना की माँ और मामा। तो नानी के पास जाने के बाद उस बच्ची ने उस रात की कहानी सुनाई। उसने कहा भैया ने ऐसे ऐसे किया, फिर भैया मुझे दूसरे कमरे में ले गए और फिर अचानक भैया ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं डर भी रही थी, मैं कह रही थी मम्मी के पास जाना, उसने कहा यहीं रहना है, और उसने कहा तुम अभी यहीं रहो, मैं आता हूँ। और फिर मुझे आवाज़ आई दरवाज़ा बंद करने की, और फिर उसने पूछा कि तो अंदर ही भी हो सकता, बाहर गया, ये तुम्हें कैसे मालूम। उसने कहा इसके बाद मम्मी की स्कूटी के स्टार्ट करने की आवाज़ आई। अच्छा, इस घर में हमेशा एक झगड़ा स्कूटी को लेकर भी होता था। ये स्कूटी साधना की थी जो आसपास के काम के लिए इस्तेमाल करती थी, और कई बार ये कोशिश करता था उनका नाबालिग बेटा कि इस स्कूटी को वो भी चलाए और जाए, लेकिन एक्सीडेंट ना हो जाए, बाकी लाइसेंस भी नहीं, तो हमेशा उसे डांटती थी और स्कूटी कभी नहीं देती थी, स्कूटी की चाबी छुपा कर रखती थी। तो उसने कहा कि उस रात स्कूटी स्टार्ट करने की आवाज़ आई और स्कूटी फिर बाहर तक गई। रात का वक्त है, आवाज़ बहुत साफ आ रही थी, तो इसलिए भैया बाहर गए स्कूटी पर, ये मुझे
मालूम है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि रात कत्ल करने के ऐन बाद वही बेटा जिसने गोली चलाई वो बाहर स्कूटी पर किससे मिलने गया, किसको क्या बताने गया, वो शख्स कौन है, वो किरदार कौन है। अब इसकी जांच होगी तो सारी चीज़ें सामने आएंगी, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इस कत्ल के पीछे, इस साजिश के पीछे इस नाबालिग बच्चे के अलावा कोई और है, और ये अचानक गुस्से में किया गया कत्ल बिल्कुल नहीं है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा खुलासा ये हुआ कि इस कत्ल से करीब 15 दिन पहले मई के महीने में साधना के भाई का बेटा, जो अभी स्कूल में ही पढ़ रहा है और साधना के बेटे से शायद 1 साल बड़ा है, तो छुट्टियां चल रही थी तो अपनी मामी के घर रहने के लिए आया, इसी घर में जिसमें कत्ल हुआ है 15 दिन पहले कत्ल से और बल्कि कत्ल से 25 दिन पहले, और 15 दिन वो रहा, और कत्ल से 10 दिन पहले वो चला गया अपने घर। इस कत्ल के बाद उसने अपने पापा को बयान दिया, यानी कि साधना के भाई को। उसने कहा मैं 15 दिन रहा, लेकिन इन 15 दिनों में घर में रहने के दौरान मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा कज़न, यानी यही साधना का नाबालिग बेटा जिसने कत्ल किया है, कि वो कहीं से भी एबनॉर्मल है या फिर गेम का एडिक्ट है। मैंने जब भी देखा, मैंने उसको दिन भर कभी गेम खेलते हुए नहीं देखा। मैंने उसको पबजी या ऑनलाइन गेम भी लगातार घंटों खेलते हुए नहीं देखा। मैंने देखा कि वो बाकी क्रिकेट भी खेलता है, दोस्तों से भी बातें करता है, लेकिन जो एडिक्ट की बात सामने आ रही है कि बिना गेम के रह नहीं सकता था, गेम न खेलने दे, इतना गुस्से में माँ को मार दे, बोला मैंने उसकी रूटीन में देखा कि वो कभी इस तरह से करता ही नहीं था, तो गेम का आदी नहीं था। अब सवाल है फिर पुलिस की थ्योरी कि वो कह रहा गेम एडिक्ट था, पहली चीज़। दूसरा, उसने अपने पापा को बताया, साधना के भाई को, साधना का भांजा, कि जब मैं 15 दिन रहा तो मैंने एक और चीज़ देखी। कई बार मेरा कज़न, यानी यही नाबालिग लड़का, अपने पापा के लाइसेंसी पिस्टल से उस वक्त ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा था अपने एक दोस्त के फादर के पास, और उसके दोस्त के फादर के पास भी पिस्टल है, तो वो कहीं खुले मैदान में उससे फायर करवाते थे। और उसने कहा कि 1-2 मौका ऐसा आया जब उसी घर पे, जिस घर में ये कत्ल हुआ, उस घर की छत पर आसमान में उसको पिस्टल को लहराकर और गोली चलाते हुए देखा। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिस्टल चलाने की। तो उसने कहा कि ये तो गलत है, तुम छोटे हो। तो उसने कहा नहीं, मेरे पापा ने ही कहा है। और ये 15 दिन यानी कत्ल से 25 दिन पहले की बात है। तो अब सवाल ये है कि कत्ल से 25 दिन पहले एक 16 साल के नाबालिग बच्चे को एक बाप उसका अपना वो पिस्टल की ट्रेनिंग क्यों दिलवा रहा है? ख़तरनाक चीज़ है पिस्टल, बच्चे के हाथ में आए कुछ भी हादसा हो सकता है, और वो एक फ़ौजी हैं, उन्हें इन चीज़ों का बेहतर एहसास है। उसके बावजूद वो कत्ल से अगर 25 दिन पहले ट्रेनिंग ले रहा है और पिस्टल चलाने की, तो इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि ये सवाल तो उठेगा कि इतने ज़माने से नहीं, लेकिन ठीक वो ट्रेनिंग लेता है 15 दिन तक, और उसके 10 दिन बाद ही माँ को उसी पिस्टल से गोली मार देता है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? ये हो गई। एक और अब तक, एक मैंने कहा कि एक किरदार है, जो किरदार शायद पुलिस ने उससे पूछताछ की कि नहीं, कि पुलिस इस बारे में अभी कुछ नहीं कह रही, लेकिन इस किरदार का नाम मैं ना लेता, अगर लखनऊ पुलिस ना लेती। लखनऊ पुलिस ने नाम लिया, और बाकायदा जो लखनऊ के एडिशनल डीसीपी, उन्होंने कहा 7 जून को जब इस नाबालिग बेटे ने अपने पिता को फ़ोन किया पहली बार और कहा कि माँ को मार दिया है, तब उसने नाम लिया था किस अंकल ने मारा है, और उसने नाम लिया था एक आकाश नाम के शख्स का, कि आकाश ने मारा है और चोरी की है और उसी ने मारा है। अब सवाल ये है कि ये आकाश कौन है, इस कत्ल से उसका क्या लेना देना, या इस कत्ल के मोटिव या इस परिवार से उसका क्या लेना देना। ये सारी चीज़ें वो हैं जो पुलिस की जानकारी में है, परिवार की जानकारी में है। इस आकाश नाम के शख्स को परिवार भी अच्छे से जानता है, लेकिन परिवार की इस कत्ल के पीछे आकाश की भूमिका को लेकर जो भी सोच या जो भी राय है, वो इस वक्त कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इसी दौरान में एक अजीब चीज़ और हुई है कि 2 परिवार, एक साधना का अपना परिवार, उसके माँ बाप भाई, और एक साधना का ससुराल, जिसमें उसके पति, उसकी सास, उसके देवर, जेठ। अब साधना का जो परिवार है, उनके परिवार का ये कहना है कि जो पुलिस की थ्योरी है और जो अब तक की कहानी आ रही है और जो
इस नाबालिग बेटे के ऊपर सारी चीज़ें रखी गई हैं, हम इसे मानने को तैयार नहीं हैं। वो कैमरे पर नहीं आए, लेकिन हमारे रिपोर्टर बल्कि आशीष श्रीवास्तव से बात की। उन्होंने कहा है कि हम 19 जून तक इंतज़ार करेंगे। 19 जून को 13वीं है और उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी की 13वीं के बाद 19 जून या फिर 19 जून के अगले रोज़ इस पूरे मामले में अपनी ज़ुबान खोलेंगे और वो अपनी सारी बातें रखेंगे। पर उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है, ये अभी तक हम लोग इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। कहानी कुछ और है, कहानी को छुपाया जा रहा है और जो भी इसके पीछे की सच्चाई है वो हम रखेंगे, लेकिन 19 जून के बाद, ताकि 13वीं हो जाए। अब परिवार से पूछा गया कि अगर पबजी गेम नहीं है, गेम की वजह से या गुस्से में बेटे ने कत्ल नहीं किया, तो फिर कहानी क्या है। कई बार तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा हम मजबूर हैं, हम 19 से पहले कुछ नहीं कह सकते। लखनऊ पुलिस से भी यही सारी बातें की। अब लखनऊ पुलिस ये कह रही कि हम सारे CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और बाकी चीज़ें भी निकाल रहे हैं और जो भी शक के घेरे में या जांच में आएगा हम उससे पूछताछ भी करेंगे। अब पुलिस के सामने कहानी ये है कि एक तरफ बच्चे की पबजी की अपनी थ्योरी दी है पुलिस ने, दूसरी तरफ एक आकाश नाम का किरदार सामने आया है। इस आकाश का उस घर से क्या लेना देना, क्या रिश्ता है, और इस आकाश का साधना की मौत से क्या रिश्ता है। ये सारे सवाल वो हैं जिनके जवाब में इस कत्ल की जो मोटिव है, मकसद है, वो जवाब छुपा हुआ है। पुलिस का ये भी कहना है कि जो परिवार के लोग हैं, हम उनको भी अभी पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, तो अब इसने भी और थोड़ी सी कहानी खोल दी है। दूसरा, जो साधना के परिवार वाले, उनका कहना है कि हम 19 जून को जब ये 13वीं हो जाएगी उसके बाद मुंह खोलेंगे, उसके बाद हो सकता है हम नए सिरे से FIR दर्ज करवाएंगे। तो परिवार का ये कहना कि नए सिरे से FIR दर्ज करवाना, इसका मतलब है कि वो कुछ अपनी बातें रखेंगे, कुछ इल्ज़ाम लगाएंगे। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में लगभग ऐसा हुआ था। जब मुंबई में सुशांत सिंह की मौत हुई तो मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की, उसका 35, 36, 38 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बाद ये केस सुर्खियों में तब आया जब पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक नई FIR लिखाई थी और उसके बाद ही ये मामला गरमाया। तो अभी तक एक FIR है, उस FIR में ये नाबालिग है, वो रिमांड होम में है, पुलिस की अपनी पबजी की थ्योरी है। लेकिन अगर 19 जून के बाद परिवार एक नया FIR लिखाता है, एक नई कहानी बताता है, तो फिर ये केस किधर जाएगा मालूम नहीं। अब देखना ये कि 19 जून को परिवार पहले ये कहानी सामने लेकर आता है और लखनऊ पुलिस निशाने पर होती है, या लखनऊ पुलिस जो कि अब थोड़ी दबाव में भी है, प्रेशर में भी है, क्योंकि नए नए खुलासे हो रहे हैं। जिस केस को उन्होंने बिल्कुल ओपन एंड शट केस पहले ही दिन का हमने सुलझा लिया, अब उसमें ये सारे जो सवाल जवाब सारी चीज़ें आ रहे हैं, चाहे वो उस रात उस लड़के का घर से बाहर निकलना 2 बजे, उस लड़के का कत्ल से पहले पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग लेना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ कड़ियों को जोड़ रहे हैं। तो लखनऊ पुलिस उससे पहले इस केस में कुछ और मोड़ लेकर सामने आती है, कहना मुश्किल है क्या होता है। लेकिन जो भी हो, ये पबजी का जो मर्डर केस है, क्योंकि इसका नाम ही दिया हुआ पबजी मर्डर केस, तो ये पबजी गेम के पीछे वाकई कोई दूसरा खेल है। इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कई बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं इस केस से जुड़ी हुई, लेकिन मैंने जैसा कल भी कहा, आज भी कहूँगा कि जब तक वो कंफर्म ना हो जाए, श्योर ना हो जाऊँ, कुछ रिकॉर्ड पे ना आ जाए, तो कहना सही नहीं होगा। ये जर्नलिज्म के एथिक्स के भी ख़िलाफ़ है। मैं शायद इस किरदार का भी नाम ना लेता अगर खुद पुलिस रिकॉर्ड पर नाम ना लेती, लेकिन उसकी भूमिका क्या है ये भी हमें नहीं मालूम, और बेहतर है कि पुलिस ही इसको बता सकती है, या फिर साधना का परिवार जब 19 जून को शायद अपना मुंह खोले तो वो ये सारी चीज़ें सामने लेकर आए। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज संजय कमाडी जी, इनका जन्मदिन है, नासिक से हैं, हैप्पी बर्थडे संजय। इसके अलावा दुष्यंत कुमार का भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दुष्यंत। तुम्पा शर्मा या टम्पा शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे तुम्पा शर्मा जी। और सुब्रता शर्मा ने भेजा, उनकी बहन है। इसके अलावा हुसैन सैफ की दोस्त का भी आज जन्मदिन है, नाम लिखा नहीं तो उनको हैप्पी बर्थडे। महबूब खान सिद्दीकी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे महबूब साहब। और सुहेल सिद्दीकी ने भेजा है, उनके फादर हैं ये। सत्येंद्र शाह पुणे से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सत्येंद्र। इसके अलावा सुब्रता शर्मा की सिस्टर का भी आज जन्मदिन है, उन्होंने अपनी बहन का नाम ही नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी बहन को हैप्पी बर्थडे। साथ में धोली बिश्नोई और नरेश बिश्नोई जी की आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। राजू जम्भानी जी ने ये भेजा है। इसके अलावा गौतम सिंह हैं और
महसाना गुजरात से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। शुभम है एक स्टोरी की फरमाइश की है, साहिबा खान ने एक स्टोरी की फरमाइश की है, दीपक बेहरा है बल्कि बेहूरा है, इसके अलावा जोईता दत्ता है, ये अभी बीमार हो गई थी, दुआ यही आप जल्द से जल्द अच्छी हो जाएं, थैंक यू आपके मेल के लिए। इसके अलावा पायल कश्यप है एक स्टोरी की फरमाइश की है, उत्तर प्रधान जी ने भी की है एक कहानी की फरमाइश, दीप मोरंग हैं, इसके अलावा पुनीत चौधरी जी ने एक स्टोरी की फरमाइश की है, अमित कुमार छत्तीसगढ़ से है, वहाँ की एक स्टोरी की इन्होंने फरमाइश की है, अनुभव शर्मा है मस्कत से, और इन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपको ये पता ही है कि लॉरेंस को कल दिल्ली पुलिस मतलब कि हिरासत से लेकर पंजाब पुलिस पंजाब पहुंच गई, तो उन्होंने कहा कि ये सब क्यों, पंजाब पुलिस दिल्ली में भी तो पूछताछ कर सकती थी, तो यहाँ पे ज़्यादा आसानी से कर लेती। तो अनुभव जी असल में एक कुछ नियम कायदे कानून है, उसमें ये कि जिस स्टेट का, जिस पुलिस स्टेशन का, जिस इलाके का केस होता है, उस केस से रिलेटेड जो भी सस्पेक्ट होगा या बाकी चीज़ें होंगी उसी इलाके में होंगी। तो पंजाब का केस है, वहाँ की SIT इसकी जांच कर रही है, तो कस्टडी में ले जाकर वो दिल्ली में तो पूछताछ करेगी नहीं, पंजाब ही ले जाकर पूछताछ करेगी। तो इसीलिए ज्यूरिसडिक्शन बहुत मायने रखता है, जिस ज्यूरिसडिक्शन का मामला है ये, वहाँ की पुलिस अपने हिसाब से वहीं ले जाती है। इसके अलावा प्रियंका कालरा जी हैं, लखविंदर रंधावा हैं, राजदीप सरकार जी हैं, पीयूष कुमार सिंह हैं एक स्टोरी की फरमाइश की है, कुलदीप परिहार ने भी की है, सुरेश कुमार सोलंकी जी ने भी एक कहानी की फरमाइश की है, कृष्णकांत शर्मा जी ने भी की है, शान खान ने भी की है, अब्दुल रशीद ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। आप तमाम लोगों की स्टोरी की फरमाइश जल्दी पूरी होगी और बस इंतज़ार कीजिए। भारत में बढ़ते साइबर क्राइम मासूम लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है, और जब साइबर क्रिमिनल के निशाने पर खुद मुंबई पुलिस हो तो उससे निपटने के लिए एक स्पेशल टीम की ज़रूरत होती है। साइबर क्राइम को ख़त्म करने के मिशन पर निकले हैं साइबर सेल के ACP आकाश मलिक, जिसका रोल प्ले किया मोहित मलिक ने। इसके अलावा इनकी मुलाकात अनन्या सैनी से होती है, जिसका रोल किया है सनाया ईरानी जी ने। और असल में अनन्या एक एथिकल हैकर है और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी, जो मुंबई पुलिस के सर्वर को शातिर मेलवेयर अटैक से बचाती है। लेकिन अनन्या के टैलेंट से टकराते हैं ACP आकाश मलिक। डिजिटल वर्ल्ड में आपका कोई भी सीक्रेट नहीं है, तो आप जानते हैं कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको देख रहा होता है। ये कोई कौन है? यह है साइबर क्रिमिनल्स, जिनका कोई चेहरा नहीं होता। वेब सीरीज साइबर वॉर, हर स्क्रीन क्राइम सीन, साइबर वॉर हर स्क्रीन क्राइम सीन में डिजिटल क्राइम के डार्क वर्ल्ड में मौजूद इन साइबर क्रिमिनल्स को बेनकाब किया गया है। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सब इसको फ्री देख सकते हैं वूट ऐप पर, तो ज़रूर देखिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।